फास्टिंग और पैडी कल्टीवेशन में क्या समानता है? फास्टिंग और मसल बिल्डिंग में क्या सिमिलैरिटीज हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्टिंग किस तरह से हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने इस देश के लगभग हर कोने में यात्रा की है और उन यात्राओं के दौरान मुझे अपने देश के हजारों गांवों से गुजरने का मौका मिला है। और जब आप रूरल इंडिया में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गांव से गुजर रहे होते हैं, तो आपको नेचुरली हमारी इस दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत खेतों को देखने का मौका मिलता है, एग्रीकल्चर फार्म फील्ड्स को देखने का मौका मिलता है। और वैसे तो हमारे देश के लगभग सभी खेत खलिहान खूबसूरत हैं, लेकिन इन फार्म्स की खूबसूरती बारिश के महीनों में और कई गुना बढ़ जाती है। और बारिश के महीनों में भी जो मेरे सबसे फेवरेट फार्म्स हैं वे हैं चावल के खेत या राइस फील्ड्स, जिन्हें हम राइस पैडी भी कहते हैं। और इन चावल के खेतों में एक दिन ऐसा होता है जब ये रियली आई कैचिंग होते हैं, और वो दिन होता है जब उस चावल के खेत में 8-10 इंच पानी भरा होता है और उस पानी में कुछ ग्रामीण महिलाएं बहनें खड़ी होती हैं और उनके हाथ में राइस सैपलिंग का एक बंडल होता है और बंडल में से वो एक एक सैपलिंग निकालकर झुक झुक कर उन्हें ट्रांसप्लांट कर रही होती हैं। अब जब भी मैं ये सीन देखता था तो मैं अपनी कार रोककर जरूर 1-2 फोटोग्राफ्स लेता था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये सोचा करता था कि क्यों हमारे देश के किसान ये सब एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, क्यों नहीं वे डायरेक्टली चावल के बीज को शुरू से ही पूरे खेत में अलग अलग बो देते हैं, जिससे कि बाद में वो ट्रांसप्लांट करने की तकलीफ उन्हें न उठानी पड़े। इस तरह के चावल के कई खेत देखने के बाद एक बार जब मैं किसी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठा कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसान जो ये पैडी ट्रांसप्लांट करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं और मेरे सोचने का तरीका गलत है। और उसका कारण ये है कि जब इन राइस सैपलिंग्स को चावल के एक्चुअल खेत में राइस पैडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी वजह से राइस प्लांट को एक शॉक लगता है और उसे एक झटका लगता है और उसके चलते राइस प्लांट को एक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस की वजह से राइस प्लांट का रेजिलियंस बढ़ जाता है, उसकी मजबूती बढ़ जाती है और इन सब के चलते उस राइस प्लांट के सरवाइव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद उस राइस प्लांट का प्रोडक्शन भी बेहतर होता है। उन एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि जब भी किसी लिविंग बीइंग को एक टेम्पररी शॉक दिया जाता है, एक एक्यूट शॉक दिया जाता है, तो उससे उसकी ग्रोथ बेहतर होती है। अब उनकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हैरानी हुई, क्योंकि यही बात आज से लगभग 150 साल पहले जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे ने कही थी। और जो बात उन्होंने कही थी वो ये थी कि जो चीज आपको मार नहीं पाती वो आपको मजबूत बनाती है। What doesn't kill you makes you stronger। और देखा जाए तो ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। जैसे राइस सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने से उनका रेजिलियंस बढ़ जाता है, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर मजबूत हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब हम इंसान अपनी इच्छा से 1 या 2 दिन तक खाना नहीं खाते, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो उससे हमारे शरीर को भी एक नया बल मिलता है। जब हम टेम्परेरी बेसिस पर 24 घंटों के लिए या 36 घंटों के लिए उपवास करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी को एक टेम्परेरी शॉक देते हैं और उस शॉक के हमें लॉन्ग टर्म में कई बेनिफिट्स मिलते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्टिंग की प्रक्रिया हमारे सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। फास्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और रिजुविनेट करने में मदद करती है। फास्टिंग की वजह से हमारी बॉडी टॉक्सिन से छुटकारा पाने में सफल होती है और हीलिंग और रिपेयर के फंक्शन को प्रारंभ कर पाती है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से राइस सैपलिंग्स ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया से एक नई मजबूती प्राप्त करती हैं, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी
फास्टिंग की प्रक्रिया के चलते वेल बीइंग के एक नए लेवल पर जा पहुंचती है। कई साइंटिफिक स्टडीज ने यह साफ साफ दिखाया है कि फास्टिंग की प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी एक नई मेटाबॉलिक स्टेट में जा पहुंचती है और तब हमारी फैट सेल्स में मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू करती है, और इसी वजह से फास्टिंग वेट लॉस करने में हमारी सहायक सिद्ध होती है। फास्टिंग हमारी बीएमआई कम करने में और हमारी बॉडी के शेप को बदलने में हमारी मदद कर पाती है। और वजन कम करना, बीएमआई कम करना और बॉडी का शेप बदलना तो खैर फास्टिंग का एक बहुत ही छोटा सा बेनिफिट, एक बहुत ही छोटा सा फायदा है। फास्टिंग का असली फायदा हमारी बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर मिलता है। फास्टिंग हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पर सैकड़ों हजारों इंटरेस्टिंग चेंजेस लाती है, पॉजिटिव चेंजेस लाती है। फास्टिंग की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है और फास्टिंग का सेल्यूलर रिपेयर प्रोसेस में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा फास्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स के प्रोडक्शन और टिश्यू रीजनरेशन में भी सहायक होती है। इसका मैंने अन्य कई वीडियोस में अलग अलग जगह पर जिक्र भी किया है। ठीक यही प्रक्रिया स्पोर्ट्स के मैदान में इंसिडेंटली और जिम्नेजियम्स में भी होती है। जब लोग जिम में वजन उठा रहे होते हैं या मैराथन दौड़ रहे होते हैं या कोई अन्य स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनके मसल में डैमेज होता है, उनसे उनकी मसल में वेयर एंड टेयर होता है, उनसे उनके मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कि उनकी इस वेट लिफ्टिंग की प्रोसेस से या मैराथन रनिंग की प्रोसेस से उनके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज हो रहा है, लोग वेट लिफ्टिंग या रनिंग करते रहते हैं। और वे ये खतरा इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि एक बार जब वे उस वर्कआउट को पूरा कर लेंगे तो उनकी बॉडी एक रिपेयर और रिकवरी प्रोसेस की शुरुआत करेगी, जिसके दौरान उनकी बॉडी उनकी डैमेज्ड मसल फाइबर्स को फिर से रीबिल्ड और स्ट्रेंथन कर देगी और पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देगी। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है तो उसकी मसल्स का साइज उस 1 घंटे की एक्सरसाइज के दौरान नहीं बढ़ता, उस 1-2 घंटे के वर्कआउट के दौरान नहीं बढ़ता, बल्कि अगले 23 घंटों के दौरान जब उसकी बॉडी उस मसल टेयर को रिपेयर कर रही होती है तब बढ़ता है। और इसी इम्प्रूवमेंट के चलते धीरे धीरे उसकी मसल मास पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है, उसकी बॉडी में लीन मास पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो आज से 30-40 साल पहले मैं कई बीमारियों का शिकार था। मुझे लगातार हेडेक्स होते रहते थे। हर हफ्ते में कभी नेक पेन होता था तो कभी बैक पेन, हर 2-3 महीने में मुझे एक बार जुकाम होता था, साइनस होता था, फीवर होता था। ये सब समस्याएं कई सालों तक लगातार चलती रहीं और जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाता था तो वे कहते थे कि ये सब नॉर्मल है, ये तो सबके साथ होता है, और मैं उनकी इस बात पर विश्वास कर लेता था। मजबूरी थी अपनी बॉडी के बारे में और बीमारियों के बारे में। उस वक्त मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं था, तो विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह की जिंदगी कई साल जीने के बाद मुझे सोरायसिस या एक्जिमा हो गया, और इन सब के दौरान मेरा वजन तो खैर ज्यादा ही था। एक समय मेरा वजन 74 किलो तक पहुंच गया था, और इन सब बीमारियों से मैंने दवाइयां लेकर छुटकारा नहीं पाया। इनफैक्ट जब मैं मेडिसिन्स ले रहा था तब तो मेरी जो भी ये बीमारियां थी ये बढ़ती ही जा रही थी। इन सब बीमारियों से मुझे छुटकारा तब मिला जब मैंने फास्टिंग करनी शुरू की, जब मैंने अपनी बॉडी को फास्टिंग का, उपवास का एक टेम्परेरी शॉक दिया। उस एक्यूट शॉक की वजह से मेरी बॉडी को टॉक्सिन से छुटकारा पाने में मदद मिली, उन्हीं टॉक्सिन से जो मेरी इन सब बीमारियों का असली कारण थे। तब से आज तक एक बहुत बड़ा समय गुजर चुका है। पिछले कई सालों में मुझे किसी फिजिकल एलिमेंट ने परेशान ही नहीं किया। उसका एक छोटा सा सबूत तो यही है कि सन 2009 के बाद मैंने आज तक कोई गोली, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन नहीं लिया।
मैं सुबह उठता हूँ, कई घंटे तक काम करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाता हूँ, वहाँ से लौट कर आता हूँ और उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए अपना फूड इनटेक 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही पूरा कर लेता हूँ। और इसके अलावा हर 10-15 दिन में एक बार एक 36 घंटे का या 42 घंटे का या 45 घंटे का फास्ट करता हूँ। और इसी छोटी सी प्रक्रिया के सहारे पिछले 15 सालों से मुझे अपनी हेल्थ के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मेरी इस हेल्थ में होलसम डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट का योगदान तो खैर है ही, लेकिन मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा जो मैं ये हर 10-15 दिन में एक बार एक 36 घंटे का या 42 या 45 घंटे का फास्ट करता हूं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अभी रिसेंटली एक वेट लॉस प्रोग्राम डेवलप किया है और उसके अलावा बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए एक डाइट बुक या कुक बुक भी लिखी है, बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक। और इन दोनों में मैंने कई लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस को डिस्कस किया है। मैंने उन रेसिपीज में होल फूड्स और नेचुरल फूड्स और हेल्दीएस्ट फैट्स का इस्तेमाल किया है। मैंने टाइमली ग्लूकोज क्लियरिंग के फायदों के बारे में चर्चा की है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने उस प्रोग्राम में जो भी फूड चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए हैं उन्हें मैं खुद अपने जीवन में डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करता हूं। मेरी डाइट बुक में मैंने जो भी रेसिपीज बेली फैट से छुटकारा दिलाने के लिए डिज़ाइन की हैं, मैं उन्हें खुद भी अपनी डेली लाइफ में एम्प्लॉय करता हूं। लेकिन इन सब हेल्दी प्रोटोकॉल्स को एम्प्लॉय करने के बावजूद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज मेरी हेल्थ जिस मकाम पर, जिस लेवल पर है, उसमें मेरी पीरियोडिक फास्टिंग का, वाटर ओनली फास्टिंग का बड़ा योगदान है। मैं जो हर 10-15 दिन में एक बार एक 36 या 42 या 45 घंटे का फास्ट करता हूं, उसका मेरी ओवरऑल हेल्थ में, मेरी वेल बीइंग में, मेरे पॉजिटिव मूड में, मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं ये बात बिना किसी परेशानी के कह सकता हूं कि यदि इस कुदरत ने, इस कायनात ने, मेरी जिंदगी ने मुझे फास्टिंग की ये प्रेशियस गिफ्ट न दी होती तो आज मैं किसी हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटा हुआ शायद अपनी बीमारियों का इलाज कर रहा होता, ये वीडियो तो नहीं ही रिकॉर्ड कर रहा होता। और इसीलिए मैं ये बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यदि मुझे जैसा एक साधारण व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की हेल्थ को अचीव कर सकता है तो मैंने कोई अवतार नहीं लिया है, मैंने भी माँ के पेट से ही जन्म लिया है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो फास्टिंग के बेनिफिट्स को जानने और समझने की और फिर उसे अपनी लाइफस्टाइल का रेगुलर हिस्सा बनाने की।